हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुशील कुमार सिंह आपका द कॉमर्स विजन पर स्वागत करता हूं। आज एक न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स। उससे रिलेटेड हम लोग चीज़ों को स्टडी करेंगे। आज फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए जो इसके इंट्रोडक्शन होंगे उसको हम लोग स्टडी करेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, क्यों हम लोग इसको स्टडी करते हैं, ये सब चीज़ों को हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो आज का कोटेशन ये है, शिक्षण एक महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य का कार्य देता है। मिशन इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है। पहले हम ये समझते हैं कि इकोनॉमिक्स है क्या। देखिए, इकोनॉमिक्स मुख्य रूप से तब एराइज होती है जब आप कोई भी स्टडी को पर्सनल से सोशल लेवल पर जाते हैं। यदि आप पर्सनल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर इकोनॉमिक्स वर्क करती है, बट इकोनॉमिक्स की स्टडी उस के अकॉर्डिंग नहीं होती है। इकोनॉमिक्स में जो ही आप पर्सनल इंटरेस्ट के प्लेस पे आप कॉमन इंटरेस्ट की बात करते हैं तो दैट इज एराइज ऑफ इकोनॉमिक्स। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस्ड अबाउट इकोनॉमिक्स क्या है, कि हम इस इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ते हैं। तो आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स की जो डेवलपमेंट है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट या डेवलप्ड बाय एडम स्मिथ, जिन्होंने 1776 में एक पुस्तक लिखी थी, बुक्स लिखा था, जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन के द्वारा ही मॉडर्न इकोनॉमिक्स का जन्म माना जाता है। और उसके बाद ये धीरे 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 आज वर्तमान समय में यहाँ तक पहुँची है। तो इसके विभिन्न डिफिनेशंस हैं, उस विभिन्न डिफिनेशंस के द्वारा हम इसको स्टडी करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ रिलेटेड टू मैन। जेएस मिल का क्या मानना है? जेएस मिल का मानना है कि इकोनॉमिक्स क्या है, रिलेटेड टू वेल्थ है, जो कि मैन के लिए स्टडी किया जाता है। ओके, मैन को किस प्रकार से स्टडी किया जाएगा, यही वेल्थ जेएस मिल का मानना है। नेक्स्ट का, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। मीन्स हम इकोनॉमिक्स का स्टडी क्यों करते हैं? ह्यूमन वेलफेयर के लिए, कि आप किस प्रकार से ह्यूमन वेलफेयर को आप कर पाएँ, इसलिए हम लोग इकोनॉमिक्स का स्टडी करते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि इकोनॉमिक्स पर्सनल लेवल की बात नहीं करती है, इसलिए जब कोई भी थ्योरी ब्रॉड लेवल पर प्रोपाउंड की जाती है तो उस वहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात की जाती है, क्योंकि ये कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन पर्सन, कॉमन लोगों की, ये सोशल पर्सन की बात करता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस दैट स्टडीज अबाउट प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो इकोनॉमिक्स है मेनली उसके फंक्शन बताए गए हैं, कौन कौन सी इसमें वर्क किए जाते हैं। तो जैसे प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब चीज़ों को इसमें स्टडी किया जाता है कि क्या प्रोडक्शन किया जाए, कितना किया जाए, किसके लिए किया जाए। ओके, तो ये सब चीज़ों को इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं, जो कि आगे के चैप्टर में निश्चित रूप से हम लोग स्टडी भी करेंगे। और यहाँ पे तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि इकोनॉमिक्स की परिभाषा तो हम लोग जान लीजिए कि ये वेलफेयर के लिए है, ये प्रोडक्शन के लिए है, ये कंजप्शन के लिए है, ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, किस व्यक्ति को कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये सब चीज़ें हैं। ओके, लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक्स क्यों हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स का मेन स्टडी का जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि उसकी प्रॉब्लम्स कुछ हैं। आ, तभी तो हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करें, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट की स्टडी हम तभी करते हैं जब उसकी कोई प्रॉब्लम होती है। जब प्रॉब्लम होगी तो निश्चित रूप से हम लोग स्टडी करेंगे, उसी को यहाँ पर देखा गया है। तो जो इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है रिसोर्सेज आर द स्केयर्स। स्केयर्स जिसको दुर्लभता भी कहा जाता है, कमी, मीन्स कि जो हमारे यहाँ रिसोर्सेज हैं वह दुर्लभ है। तो वर्ल्ड लेवल पर कोई भी ऐसी रिसोर्स नहीं है, कोई ऐसा नेचुरल रिसोर्स नहीं है, कोई भी ऐसा रिसोर्स नहीं है जो कि बहुत पर्याप्त मात्रा में है। मीन्स ये है कि कोई भी चीज़ यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में नहीं है, इसीलिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं। अगर सबको पर्याप्त मात्रा में सभी चीज़ होती तो निश्चित रूप से हमको स्टडी करने की आवश्यकता ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब पर्याप्त मात्रा में सबको मिल जाती, जब सबको मिल जाती तो कोई स्टडी की आवश्यकता ही नहीं है। ओके, स्टडी हम क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि मनुष्य की जो डिजायर है वह बहुत अनलिमिटेड है, जो डिजायर है वो अनलिमिटेड है, और जबकि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। इसीलिए जो लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए इकोनॉमिक्स पे स्टडी किया जाता है कि कुछ प्रेफरेंस ऑर्डर सेट किया जाए, उसकी प्राइसिंग की जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं सभी पब्लिक को नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए सभी को बेहतर तरीके से वेलफेयर के लिए, बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए ये सब चीज़ों को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ओके, या इकोनॉमिक्स को हम लोग स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहला स्केयर्स, जो स्केयर्स की डिफिनीशन भी बाद में बताऊंगा अभी। तो स्केयर्स मीन्स ऐसे समझिए कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि यदि जीरो प्राइस पर भी यदि उसको अवेलेबल कराया जाए तो भी वह कम पड़ जाए, मीन्स कि उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाए सप्लाई से। ओके, क्योंकि इसकी एक मेन प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है रिसोर्सेज कैन बी एलोकेटेड एट टू अल्टरनेटिव यूजेज। आप जानते हैं साइंस में एक चीज़ पढ़े होंगे कि ना ही किसी वस्तु का निर्माण किया जा सकता है, ना ही उसका कोई डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। केवल हम क्या कर सकते हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज को हम लोग चेंज करते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में, और उसको उपयोगिता के अनुसार, यूज के अनुसार हम लोग चेंज करते हैं। बट जो उसकी नेचुरल इस्टेब्लिशमेंट है या नेचुरल उसकी कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग चेंज नहीं करते, केवल अपने उपयोगिता के अनुसार उसको चेंज करते रहते हैं। यहीं पर, यहाँ पर भी वही बताया जा रहा है, कोई भी दुनिया का रिसोर्सेज है, कोई भी वर्ल्ड में चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं, जो भी है, एयर है, सनलाइट है, या कुछ भी है, ये सब चीज़ें भी अल्टरनेटिव यूज हैं कि आप एक यूज कर रहे हैं, उसका दूसरा यूज भी है, उसका तीसरा यूज भी है। यदि नहीं भी है तो उसको रिसर्च रिसर्च चल रहा है और इसका क्या यूज किया जा सकता है और इसको कैसे बेहतर तरीके से यूज किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, जब मैंने अभी बताया कि स्कैरसिटी क्या है, इट इज द सिचुएशन व्हेन द डिमांड फॉर ए गुड एक्सीड्स इट द सप्लाई इवन एट जीरो प्राइस। मीन्स कि यदि सप्लाई बढ़ा भी दी जाए तो डिमांड इतनी है कि जीरो प्राइस भी हो जाए तो भी वह वस्तु अवेलेबल नहीं हो पा रही है, इसीलिए स्केर्सिटी है, दुर्लभता है। लॉ ऑफ डिमांड या सप्लाई आप पढ़े होंगे तो एक फेमस कोट है विद्वान का कि यदि लॉ ऑफ डिमांड इतना इम्पोर्टेंट है किसी भी वस्तु की, और प्रेजेंट इरा में तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि प्रेजेंट इरा में लॉ ऑफ डिमांड से ही सभी कुछ डिटरमाइंड हो रहा है, चाहे वो किसी सब्जी की प्राइस है, किसी वस्तु की प्राइस है, कोई भी चीज़ है, कहीं पर आप मेडिकल फैसिलिटी लेने जाते हैं, कोई भी एजुकेशन लेने जाते हैं, कोई भी चीज़ों को लॉ ऑफ डिमांड के द्वारा ही डिटरमाइंड हो रहा है। इसीलिए एक विद्वान ने कहा है कि एक तोते को भी ये याद करवा दिया जाए, रटवा दिया जाए कि कोई भी दुनिया का प्रॉब्लम तुम्हारे पास लेकर के आए और तुम बस ये बोल देना कि इसकी मेन प्रॉब्लम की जड़ डिमांड एंड सप्लाई है, या डिमांड एंड सप्लाई, दो शब्द बस तुम बोलना, डिमांड एंड सप्लाई, तो वह बेहतर इकोनॉमिस्ट हो सकता है। दिस इज ए बेस्ट इकोनॉमिस्ट। ओके, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप देखते होंगे कि कोई भी चीज़ दुनिया की है उसका मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम उसकी स्केर्सिटी है, उसकी मेन प्रॉब्लम डिमांड एंड सप्लाई है। या तो डिमांड ज़्यादा हो जा रही है या तो सप्लाई ज़्यादा हो जा रही है, इसके कारण ही सभी कुछ चीज़ें दिख रही हैं। आप जॉब को ही ले लीजिए, अगर जॉब पर्याप्त मात्रा में होता तो क्या प्रॉब्लम आती, नहीं आती, क्योंकि उसकी सप्लाई कम है। ओके, कोई भी चीज़ दुनिया का आप सोच के देखिए, आप नहीं तो कमेंट करिएगा, आप देखेंगे अक्सर कि दुनिया की सभी प्रॉब्लम की जो रूट्स हैं वो है डिमांड एंड सप्लाई। कोई चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो रही है, किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो रही है, और जो भी प्राइस डिटरमाइंड हो रहा है वो सभी कुछ इसी से डिटरमाइंड होता है कि उसकी डिमांड कितनी है, जिसकी जितना डिमांड होगी उसकी उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। ओके, क्योंकि इकोनॉमिक्स में एक फंडामेंटल दो तीन चीज़ समझ लीजिए पहले ही, क्योंकि आगे के चीज़ों में आपको समझने में ईजी होगा। फर्स्ट ये है डिमांड एंड सप्लाई, कि कोई भी इकोनॉमिक्स में जो चीज़ है, चाहे वो नेशनल इनकम की बात की जाए या वर्ल्ड लेवल पर जो हमारी डॉलर और रुपए की वैल्यू बढ़ती घटती रहती है, वो भी किससे डिटरमाइंड होती है, वो भी डिटरमाइंड होती है डिमांड एंड सप्लाई से। जो भी आप वर्ल्ड में चीज़ें देख रहे हैं, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज, यह किससे डिटरमाइंड हो रही है, डिमांड एंड सप्लाई से। ओके, तो
तो डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी चीज़ की प्राइस ही इसी से डिटरमाइंड होती है। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल चीज़ें। मार्जिनल मीन्स क्या है कि यदि आपके पास एक अतिरिक्त यूनिट को प्रोड्यूस करना हो या एक अतिरिक्त यूनिट को सेल करना हो तो कितनी कॉस्ट आएगी, उसी से इसका डिटरमाइंड होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे, ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट थे, उनको लिए एक यूज होता है एडम स्मिथ ने डायमंड एंड वाटर पैराडॉक्सी, हीरा जल विरोधाभास। ये क्यों हो रहा था? क्योंकि उनका ये सोचना था उस समय कि डायमंड इतना अनयूजुअल चीज़ है, बहुत हैवी मात्रा में उसका कोई यूज नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में, बट क्यों इसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है? ओके, जबकि वाटर इतना यूजेबल है, उसके बिना मानव जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है, जितने जीव जंतु हैं उनकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है। फिर भी ये ऐसा क्यों हो रहा है कि उसकी प्राइस डायमंड की ज़्यादा है और जल की कम है? तो जब मॉडर्न इकोनॉमिस्ट आए, जब मार्जिनल कॉस्टिंग की थ्योरी दिए, मार्जिनल कॉस्ट की, इसके द्वारा ये पता लगाया गया कि किसी भी वस्तु की प्राइस उसकी मार्जिनल कॉस्ट से डिटरमाइंड होती है कि वो कितनी वैल्यूएबल है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हमको एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में कॉस्ट आ रही है, दैट इज रियल कॉस्ट। ओके, किसी भी वस्तु की प्राइस जो है उसकी डिमांड एंड सप्लाई से बढ़ती है या तो उसकी मार्जिनल कॉस्ट से। जो मार्जिनल कॉस्ट आ रही है दैट इज एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पर देखे होंगे, यहाँ पर क्या है, अनलिस्टेड है, अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। तो मैंने अभी बताया कि यहाँ पर क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड वांट्स है और स्केर्सिटी मीन्स दुर्लभता। क्यों है दुर्लभता? इसलिए चॉइस है, दुर्लभ है इसीलिए चॉइस आपको दिया जा रहा है कि आप ये करिए ये करिए, इसलिए आपको चॉइस मिल रही है। इसके बाद क्या होगा, व्हाट, क्या चॉइस करना है आपको कि क्या उत्पादन करें, व्हाट टू प्रोड्यूस मीन्स ऐसा चीज़ नहीं है कि जो भी आप प्रोड्यूस कर देंगे सब सेल हो जाएगा। आपको पहले ये भी देखना है कि क्या प्रोड्यूस करना है। ओके, तो प्रोड्यूस क्या करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें। सेकेंड में क्या चॉइस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, कैसे किसी वस्तु का उत्पादन करें। एंड नेक्स्ट है फॉर होम टू प्रोड्यूस मीन्स किसके लिए प्रोड्यूस करें। तो ये 3 क्वेश्चन हैं जिसके कारण को इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं कि क्या प्रोड्यूस करें, कैसे करें, किसके लिए करें। ये सब चीज़ों को इकोनॉमिक्स में मेन प्रॉब्लम बना गया है और इसी को हम लोग स्टडी करते हैं डेरिवेटिव फॉर्म में या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, फर्स्ट इकोनॉमिक्स इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट इकोनॉमिक्स में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो मीन्स आप जानते होंगे, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि सूक्ष्म है, मीन्स किसी भी प्रॉब्लम का पर्सनल लेवल पर या फर्म लेवल पर जब हम स्टडी करते हैं दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। मीन्स कि जो भी हम स्टडी करेंगे वो पर्सनल लेवल पर होंगी या फर्म लेवल पर होंगी या एक कंपनी लेवल पर होंगी, या जब किसी प्रॉब्लम की एक यूनिट का स्टडी करते हैं तो दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, सेकेंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स कि हम टोटल इंटीग्रेटेड रूप से, एग्रीगेट रूप से प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं। जैसे कि टोटल इंडिया लेवल पर प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए, जीडीपी क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, नेशनल इनकम क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, ये सब चीज़ों का जब हम स्टडी करते हैं दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट इनकम का स्टडी किया जाता है, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स के उसी पार्ट्स का एक एडिशनल यूनिट या 1 यूनिट की स्टडी करते हैं। तो चलते हैं देखते हैं डेफिनेशन में क्या बताया जा रहा है। ओके, तो microeconomics and macroeconomics are 2 major branches for modern economics theory. The terms were organized by Ragnar Frisch
इन 1933 मिस रेगनर फ्रिस्क ने इस कॉन्सेप्ट को डिराइव किया था। ओके, इस कॉन्सेप्ट को डिराइव किया था रेगनर फ्रिस्क। रेगनर फ्रिस्क ने बताया कि इकोनॉमिक्स मेनली टू टाइप्स के हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो इसको याद रखिएगा। यदि आपसे कोई पूछे कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं ये किसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है या किसके द्वारा डिवाइड किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा, रेगनर फ्रिस्क के द्वारा 1933। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट पे आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज means economics behavior at the level of the individual such a buyers, consumers, a producer, a seller and so on। means माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करते हैं? इंडिविजुअल लेवल पे कि क्या इसके बायर्स के कौन से बायर्स हैं, कौन से कंज्यूमर हैं, ये सेलर क्या है, सेलर एंड इसके अतिरिक्त सो ऑन। ओके, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल लेवल पर बात की जाती है। ओके, नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल सच एज। मीन्स अब क्या स्टडी करना है कि हम लोग ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से इनपुट्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। तो इसमें क्या है? फैक्टर है इनपुट्स, आउटपुट्स, ओके, सप्लाई एंड टेक्नोलॉजी। ओके, टेक्नोलॉजी एंड कंट्रोल्ड बाय द मैनेजर। मीन्स मैनेजर के द्वारा जो कंट्रोल हो रही हैं। मीन्स फैक्टर इनपुट्स में क्या देखते हैं कि कौन से इनपुट्स हैं, कौन से आउटपुट्स हैं, सप्लाई, टेक्नोलॉजी, कंट्रोलेबल बाय मैनेजर। मीन्स जो मैनेजर से कंट्रोल हो पाए। ओके, जो मैंने अभी बताया कि इसमें इंडिविजुअल चीज़ें की स्टडी किया जाता है, एक फर्म का, एक इंडस्ट्री का, एक कंपनी का या व्यक्तिगत स्तर पर स्टडी किया जाता है कि इस हमारी उपयोगिता कैसे बढ़ती है, हमारी मार्केट क्या है, कैसे उसका प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, ये सब चीज़ें इसकी कंटेंट है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जब हम लोग इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यह एक कंपनी के लिए हो रही होगी या उद्योग के लिए ज़्यादा हो रहा होगा, क्योंकि पर्सनल लेवल पर बहुत चीज़ें हम लोग स्टडी नहीं करते हैं। बुक्स जो है वह बिजनेस इकोनॉमिक्स रिलेटेड है और हम लोग उद्योग का अध्ययन कर रहे हैं, हम लोग कंपनी का स्टडी कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि ये रिसोर्सेज पर किसका कंट्रोल होता है? मैनेजर का। जो कंपनी का मैनेजर होगा, जो इंडस्ट्री का मैनेजर होगा, उसके इस पे कंट्रोल होता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी चीज़ों का स्टडी करते हैं? तो फर्स्ट है प्राइसिंग। ओके, प्राइसिंग करेंगे। थ्योरी ऑफ वैल्यू, वैल्यू क्या है। नेक्स्ट क्या है? थ्योरी ऑफ डिमांड, डिमांड क्या है, जो कि आगे के चैप्टर में ये सब पढ़ाया भी जाएगा। इसीलिए यहाँ पे एक बाउंड्री बनाई जा रही है कि क्या क्या चीज़ों को हमको पढ़ना है, इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ प्राइसिंग। ओके, तो ये प्राइसिंग के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती है? थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ प्राइसिंग। मीन्स ये तीन चीज़ें थ्योरी प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ वैल्यू के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्टर प्राइसिंग। मीन्स कि आप जानते हैं कि फैक्टर प्राइसिंग कोई भी कारक जो कि रिसोर्सेज हैं यूज कर रहे हैं तो इसको आपको पेमेंट करना है। जैसे यदि आप ह्यूमन रिसोर्स का यूज कर रहे हैं तो आप वेज एंड सैलरी देंगे, यदि आप लैंड का यूज कर रहे हैं तो रेंट देंगे, यदि आप किसी कैपिटल का यूज कर रहे हैं तो आप उसको इंटरेस्ट देंगे, और यदि आप मान लीजिए कि किसी अपनी सेल्फ पूंजी लगाया है तो उसको प्रॉफिट मिलता है। ओके, तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि फैक्टर की प्राइसिंग की जा रही है कि जो आप चीज़ों को यूज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या आएगी। तो जैसे मैंने बताया कि रेंट कब यूज करते हैं? जब आप कोई भी फिक्स्ड एसेट्स चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग यूज कर रहे हैं, कोई मशीन यूज कर रहे हैं, कोई आप लैंड यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए रेंट दिया जाता है। ओके, रेंट आप देंगे। ओके, नेक्स्ट है वेज। वेज एंड सैलरी कब यूज करते हैं? वेज एंड सैलरी तब यूज किया जाता है जब आप कोई भी पर्सन को यूज करते हैं, जब उसका यूज करते हैं प्रोडक्शंस के लिए, जब किसी भी काम को कराने के लिए यूज करते हैं तो जानते हैं सैलरी मिलती है, तो उसी सैलरी की यहाँ पर बात की जा रही है। ओके,
इंटरेस्ट कब यूज होता है? इंटरेस्ट उस समय यूज होता है जब, अभी मैंने बताया कि जब आप किसी व्यक्ति से उधार या किसी बैंक से आप लोन लेते हैं, इन दिस कंडीशन यू आर पेड इंटरेस्ट। तो दैट मीन्स कि जो भी इंटरेस्ट है कब पेड हो रहे होंगे? जब आप कैपिटल यूज कर रहे होंगे किसी की, या ये क्या होगा, या लोन लिए होंगे, किसी से लोन लिए होंगे। तो जब आप कोई कैपिटल लिए हैं, जो कोई लोन लिए हैं, इससे आप ये इंटरेस्ट देते हैं, पेमेंट करते हैं इसको यूज करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या है? प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स क्या है कि जब कोई भी इन्वेस्टर है या जो कोई कंपनी ओपन किया है, जो उसका रियल ओनर है, जो भी लास्ट में बचेगा इनकम, उसी को प्रॉफिट बोला जाता है। मीन्स एक सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि प्रॉफिट क्या है कि जो कंपनी की अर्निंग है उसमें से एक्सपेंडिचर को लेस कर दिया जाए, दैट इज प्रॉफिट। ओके, और यदि जब ये चैप्टर पढ़ेंगे प्रॉफिट, तो उसमें बताया जाएगा इंटरेस्ट में कि बेसिकली प्रॉफिट क्या है? मजदूरों को न बांटा गया हिस्सा है। क्योंकि इस पूरे फैक्टर में एक जो वेज है, ये सैलरी, यही एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज करके आप मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं। ओके, तो जब स्टडी आगे करेंगे तो इसको मैं बेहतर से बताऊंगा कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है। इस जो व्यक्ति है उसी को आप यूज करके मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट वाली चीज़ है कि आप किसी भी व्यक्ति को मान लें या 2000 पे जो भी उसको देना है, 1 डे में या 1 मंथ में, तो जो आपको देना है ये तो फिक्स हो गया। आफ्टर दैट आप उसका किस प्रकार से बेहतर यूज कर पाएँ। जब आप बेहतर यूज कर पाएंगे तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जबकि और जिससे कैपिटल पर लोन लिए हैं, आप किसी को रेंट देना है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जितना रेंट फिक्स है तो फिक्स है, जितना आप इंटरेस्ट कैपिटल यूज करिए चाहे मत करिए, आपको देना ही है। लेकिन इसको आप बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मजदूर है, वह दिन भर में 100 वस्तु बना रहा है, हो सकता है कि उसका आप बेहतर यूज करके आप उससे ज़्यादा काम करवा सकते हैं, और वही आपका लास्ट में जाकर के प्रॉफिट भी होगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि सभी का एक्सप्लॉयटेशन हो या ना हो, जो मजदूर वर्ग है या जो सैलरी पर्सन है, सबसे ज़्यादा यूज उन्हीं का होता है। क्योंकि ह्यूमन है, जब तक उनका सभी लोग चाहते हैं एक्सप्लॉयटेशन उन्हीं का हो, सबसे ज़्यादा यूज किया जाए उनको, कि किस प्रकार से आपको सेल करना है, किस प्रकार परचेज करना है, किस प्रकार से ज़्यादा वस्तुओं को और बनाएंगे, ये सब चीज़ें होती हैं। ओके, नेक्स्ट है वेलफेयर। मीन्स कि जो भी ये सब चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, फाइनली हम किस लिए पढ़ रहे हैं? क्योंकि फाइनली हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज क्योंकि आप चाहते हैं वेलफेयर करना, सोशल वेलफेयर करना, कि वस्तु बनाई जाए, कॉस्ट को कम रखा जाए, कैसे मैक्सिमम लोगों को वस्तु पहुंचाया जाए, इसलिए सब चीज़ों की जा रही हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए यहाँ तक अभी तक हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी की है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या हम लोग पढ़े? माइक्रो इकोनॉमिक की डेफिनेशन क्या है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, और क्या क्या चीज़ें आती हैं। ओके, ये सब चीज़ों को हम लोग पढ़े। अब क्या करते हैं, पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। मीन्स कि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स होल लेवल पर, इंटीग्रेटेड लेवल पर पढ़ते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने अभी लास्ट में बताया कि इसमें इंटीग्रेटेड चीज़ें पढ़ी जाती हैं। नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट करने के लिए किया जाता है। तो ये कंक्लूजन में ऐसे समझिए कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो पर्सनल लेवल पे या यूनिट लेवल पे या इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी की जाती है, जबकि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है वह इंडिया लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पर देखी जाती हैं। ओके, जो भी थ्योरी होंगी इसमें, थ्योरी जो स्टडी की जाएगी वो इंडिया लेवल पर होंगी या वर्ल्ड लेवल पर होंगी। ओके, तो चलते हैं डिफिनीशन ताकि और बेहतर समझ पाए। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which deals with the aggregate behavior of the economy as a whole। तो मैंने अभी बताया इसमें क्या है, एग्रीगेट है। ओके, यहाँ पे एग्रीगेट मैंने बताया अभी, इसमें क्या स्टडी करते हैं, एग्रीगेट का। ओके, कि एग्रीगेट लेवल पे बिहेवियर का अध्ययन करते हैं, इकोनॉमिक ऑफ ए होल। ओके,
एज ए इकोनॉमिक एज ए होल मान करके, ओके, संपूर्ण। माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी वाइड एग्रीगेट वेरिएबल लाइक नेशनल इनकम, मैंने अभी बताया कि नेशनल इनकम की स्टडी की जाती है, टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, टोटल सेविंग्स क्या होता है, टोटल कंजम्पशन क्या होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, मनी सप्लाई क्या है, प्राइस लेवल क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एटसेट्रा, ओके। तो ये चीज़ों का हम लोग स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ओके। जैसे मैंने बताया आगे इसमें पढ़ा भी जाएगा, जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा तो, कि कंजम्पशन क्या है, टोटल इनकम क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है, मनी सप्लाई क्या है, प्राइस लेवल क्या है, मीन्स महंगाई कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है, इन्फ्लेशन क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में क्या है, वर्ल्ड लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ये सब चीज़ों को हम लोग स्टडी करते हैं, ओके। तो आप समझ गए क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, ओके। चलिए तो नेक्स्ट अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ देखते हैं, अभी तक दोनों चीज़ों को हम लोग पढ़ लिए, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, उनके डिफिनेशन पढ़ लिए, उसमें क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या उनकी बाउंड्री है, कि क्या क्या चीज़ें इसमें हम लोग स्टडी करते हैं, ये सब चीज़ों को पढ़ लिए। अब देखते हैं इसका डिफरेंस डिफरेंस कि क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं, क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, दोनों को देखते हैं। इसमें क्या है बेसिक डिफरेंस, फर्स्ट क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट नेचर, स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स यूनिट्स इन पार्टिकुलर्स कंज्यूमर्स फॉर्म्स रादर देन एग्रीगेट, मीन्स रादर देन एग्रीगेट मीन्स एग्रीगेट को छोड़ करके जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं, जो हमारे पार्टिकुलर्स कंज्यूमर्स हैं, फॉर्म्स हैं, इनको हम लोग स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ऑन द अदर हैंड द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमिक एज ए होल, मीन्स होल लेवल पर क्या स्टडी करते हैं, यही सब चीज़ों को जब होल लेवल पर स्टडी करते हैं, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। तो यहाँ समझ गए कि फर्स्ट क्या है, इसकी नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। देखिए नेचर ये है, ये इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी होगी, दैट इज ये एग्रीगेट लेवल पे, ओके। नेक्स्ट क्या है, मेथड्स क्या है, मेथोडोलॉजी, ये इंडिविजुअलिस्टिक है एंड ये एग्रीगेटिव है। इंडिविजुअलिस्टिक मीन्स ये व्यक्तिगत रूप से है, ये यूनिट की स्टडी करती है, इंडिविजुअलिस्टिक है, इंडिविजुअल की स्टडी करती है, बट ये एग्रीगेटिव मीन्स संपूर्ण अध्ययन करता है एक साथ लेकर के, जो भी इसमें प्रॉब्लम की स्टडी की जाती है, दैट इज होल इंडिया या होल वर्ल्ड, ओके। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स सच एज इंडिविजुअल डिमांड, सप्लाई, पार्टिकुलर्स, कमोडिटीज प्राइस, वेज, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, मीन्स इसमें क्या स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल की डिमांड कितनी है, इंडिविजुअल की सप्लाई कितनी है, पार्टिकुलर्स कमोडिटी प्राइस क्या है, वेज एंड इंडिविजुअल इंडस्ट्री क्या है, इसमें ये सब चीज़ों का स्टडी किया जाता है, ओके। नेक्स्ट है सच एज नेशनल इनकम, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, सच एज नेशनल इनकम, प्राइस लेवल, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग्स, ये सब चीज़ें टोटल में स्टडी करते हैं कि सेविंग क्या है, कंजम्पशन क्या है, प्रोडक्शन क्या है, नेशनल इनकम क्या है, टोटल इनकम क्या है, ये सब चीज़ों को हम लोग स्टडी करते हैं, ओके। नेक्स्ट है द फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, मीन्स इसमें कौन कौन से जो फील्ड हैं जिनको हम लोग कवर करते हैं। इट्स डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ प्राइसिंग एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसिंग सच एज रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रिटर्न। तो मैंने लास्ट पॉइंट में बताया भी था, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो फैक्टर की प्राइसिंग है, फैक्टर मीन्स कि जो रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हैं उस रिसोर्सेज को देने की जो प्राइस है, दैट इज फैक्टर का, ओके। कारक जैसे मैन है, मशीन है, मटेरियल है, मैन पावर है, फिर मेथड्स यूज कर रहे हैं, कोई आप लैंड यूज कर रहे हैं, कोई कैपिटल यूज कर रहे हैं, ये सब चीज़ों की जो आप कॉस्ट लगाएंगे, जो आप यूज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट होगी, कॉस्ट पेमेंट करेंगे, इसी को हम लोग स्टडी करते हैं। जबकि इसमें क्या है, रिलेटेड टू प्रॉब्लम ऑफ द साइज ऑफ नेशनल इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जनरल प्रॉब्लम, सामान्य प्रॉब्लम जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉपुलेशन है, दैट इज कंटेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। नेक्स्ट आते हैं एरिया ऑफ स्टडी, इसमें कौन कौन सी एरिया की स्टडी किया जाता है, इसमें क्या थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड थ्योरी ऑफ
इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द मेजर एरिया, जो मैंने डिफरेंस अभी बताया था कि थ्योरी ऑफ वैल्यू क्या क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कॉस्ट क्या है, दैट इज थ्योरी ऑफ वैल्यू। इसमें क्या ऑन द अंदर है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, पब्लिक फाइनेंस, ग्रोथ, इंटरनेशनल ट्रेड, मॉनेटरी थ्योरी आर द कोर टॉपिक्स। इससे कोर टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिसको सम्मिलित किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, पब्लिक फाइनेंस। तो आप देखे होंगे कुछ चीज़ों को यदि कंक्लूड रूप में कहना हो कि वी आर कंक्लूजन, कि हमारा कंक्लूजन क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो भी हम अपनी पर्सनल लेवल पे, जो पर्सनल प्रॉब्लम पे, या इंडस्ट्री लेवल पे, या यूनिट लेवल पे, या इंडिविजुअल लेवल पर जो हम लोग प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जो नेशनल इनकम पे हम स्टडी करते हैं दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, जो कंट्री लेवल पे है, वर्ल्ड लेवल पर होंगी चीज़ें कुछ रहेंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो थैंक यू।